हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीसी पार्ट 7 वीडियो में समन और वारंट मामले के बारे में जानेंगे और साथ में समन मामले के प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझने वाले। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। समन मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2W के अनुसार समन मामले से ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित, जो वारंट मामला नहीं होता। समन मामला ऐसे अपराध से संबंधित होता है जो केवल जुर्माने से या करवास से दंडनीय होता तथा वह जो करवास है 2 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, या यदि वह जुर्माना या करवास दोनों से दंडनीय हो तो करवास 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकांश समन मामले शिकायत का परिणाम होते हैं। जब समन मामले में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या वह स्वयं हाजिर होता है तो अभियुक्त को उस अपराध के बारे में जिसका उस पर अभियोग होता है सभी बातें बताई तथा उससे पूछा जाता है कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है अथवा वह प्रतिरक्षा करना चाहता है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के बयान को यथासंभव उन्हीं शब्दों में लिखेगा जिनका प्रयोग अभियुक्त ने किया है और उसके आधार पर उसे अपने विवेक के आधार पर दोषित करेगा या शिकायतकर्ता का परीक्षण कर अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य लेकर विचारण की कार्रवाई करेगा। समन मामले को सेशन के सुपुर्द नहीं किया जाता क्योंकि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त अधिकार रखता है तथा ऐसी सुपुर्दगी के लिए वारंट नहीं होता। इसके बाद हम जानेंगे वारंट मामला। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2X के अनुसार वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत जो मृत्यु, आजीवन करवास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के करवास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 240 पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण में प्रयोग किए जाने वाले संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करती है। अभी आपने समन और वारंट मामला के बारे में जाना। अब हम जानते हैं समन मामले में प्रक्रिया क्या होती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार समन मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले अभियोग का सारांश बताया जाना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 251 यह उपबंधित करता है कि अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया जाएगा। इस धारा के अनुसार जब समन मामलों में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस अपराध की सारी बातें बताई जाएगी जिसका कि उस पर अभियोग है और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट केस है ओकार बनाम कपूरचंद 1966 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि समन मामले में जैसे अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए या हाजिर हो वैसे मजिस्ट्रेट उससे उसकी दोषसिद्धि के अभिवचन के बारे में पूछेगा। यह उपबंध अज्ञापक है जिसका अनुपालन प्रत्येक दिशा में किया जाना अनिवार्य है। दूसरी बात है दोषी होने की अभिभाग पर दोष सिद्धि। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 252 के अनुसार अभियुक्त दोषी होने के अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिभाग बोली हुई बातें यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका प्रयोग अभियुक्त ने किया तथा उसी के आधार पर उसे अपने विवेक के अनुसार दोष सिद्धि कर सके। तीसरी बात थी छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोष सिद्धि होने की अभिभाग पर दोष सिद्धि। धारा 253(1) के अनुसार जहां धारा 206 के अंतर्गत समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन चाहता है वहां वह अपना अभिभाग बातें लिखकर एक पत्र और समन के साथ जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजे। जब मजिस्ट्रेट सविवेकानुसार अभियुक्त को उसके दोषी होने के लिए अभिभाग के उसके पत्र के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दंडादेश देना और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम जुर्माने में समायोजित की जाएगी या जहां अभियुक्त द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत वकील अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने का अभिवचन करता है वह मजिस्ट्रेट यथासंभव वकील द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और अपने विवेक के अनुसार उस अभियुक्त का ऐसे अभिभाग पर दोषित कर सकेगा और उसे यथासंभव दंड दे सकेगा। इस धारा का उद्देश्य अभियुक्त को यह सुविधा प्रदान करना है कि यदि वह अपने समय की बर्बादी बचाने की दृष्टि से न्यायालय में हाजिर हुए बिना अपनी दोषसिद्धि का अभिभाग से मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करवाकर अपना दोषित स्वीकार करता है और दंड के रूप में अर्थदंड देने को तैयार रहता है तो न्यायालय उसकी अनुपस्थिति
ही उसे दोष सिद्ध करके दंडादेश पारित कर सकते। इसके बाद चौथी बात ये कहता है प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। धारा 254 के अनुसार पहली बात, यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 अंक 253 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए और अभियुक्त को भी सुनने के लिए और सब ऐसे साक्ष्य जो अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर होगा। दूसरी बात, यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सके। तीसरी बात है, मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण परियोजना के लिए हाजिर होने में उसके उचित व्यय न्यायालय के में जमा कराए। अगला पांचवी बात ये कहता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 255, यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो स्वप्रेरणा पेश करवाए लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 225 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सके। कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 या 255 के अधीन किसी अभियुक्त को किसी मामले में चाहे वह परिवाद या समन किसी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अंतर्गत विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो संस्कृति या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है दोष सिद्धि कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद छठी बात ये कहता है शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति का परिणाम। तो धारा 256 के अनुसार यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक ना समझे। परंतु जहां परिवादी या प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन या संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है वह मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी को व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वह मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और मामलों में कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद सातवीं बात एक आता है परिवाद का वापस लेना। धारा 257 के अनुसार यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त है वह उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे आज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा यानी आज्ञा दे सकेगा। तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है दोषमुक्त कर देगा। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार प्रदान करती है कि परिवाद को अपना परिवाद वापस देने हेतु अधिकृत कर सकता है। इसके बाद आठवीं बात कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। तो धारा 258 के अनुसार परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामलों में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकते और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस आधार पर कार्रवाई रोकी जाती है वहीं दोष मुक्ति का निर्णय सुना और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाई रोकी जाती है वहीं दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और यदि किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। दोस्तों अभी आपने CRPC पार्ट 7 वीडियो में समन और वारंट मामले एवं समन मामले की प्रक्रिया के बारे में समझा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको CRPC पार्ट 7 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पिछले वीडियो को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर देखें और सारे पार्ट को एक साथ देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो एक साथ देख सकते। दोस्तों साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।